दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं का और किस चीज़ से नियोजित शिक्षक वंचित होंगे और क्या क्या चीज़ नियोजित शिक्षकों को प्राप्त होगा, है ना। और अभी क्या प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सक्षमता 4 भी आया है और अभी भी 4 के बाद बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो अभी नियोजित शिक्षक ही हैं, बहुत सारे जो हैं वो विशेष शिक्षक भी बन रहे हैं। अगर आपको वर्तमान में सारी सुविधाएं, वर्तमान में जो सरकार फैसिलिटियां आपको प्रोवाइड करवा रही है, अगर ये सारी बातें जो है वो आपको पसंद आ रहा है तो आपको नियोजित शिक्षक बने रहने में भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि सारे शिक्षक नियोजित से अब विशिष्ट बन रहे हैं और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 5 का, इसके बाद संभवतः नहीं होगा सक्षमता परीक्षा, तो आप विचार कर सकते हैं, है ना। कारण कि मैं ये कभी नहीं, किसी वीडियो में मैं नहीं कहता कि आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए या फिर आप बड़ी विशिष्ट शिक्षक बनिए। नियोजित अगर बने रहने का मन है तो वहाँ भी ठीक है, अगर विशिष्ट बनने का मन है तो वहाँ भी ठीक है। आप, क्योंकि मेरे कहने से कोई ना नियोजित बने रह सकता है ना विशिष्ट बने रह सकता है, लेकिन मैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप दल बदल लेते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं दल बदल नहीं लेता। मैं जो सही बात है मैं वही करता हूँ। जो बातें अच्छी है वही बात मैं करता हूँ। ना मैं सिर्फ नियोजित शिक्षक की बात करता हूँ और ना मैं सिर्फ विशिष्ट शिक्षक की बात करता हूँ। मैं नियोजितों की भी बात उठाता हूँ, बीपीएससी वाले शिक्षकों का भी बात उठाता हूँ, चाहे प्रधान शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं या फिर विद्यालय का रसोइया है या फिर सफाई कर्मी है। पूरा विद्यालय मेरा परिवार है और मैं सारे की विषय को मैं लेता हूं। और क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत की जो खबरें होती है वही उठता है, इसलिए मेरे चैनल का प्रकृति, मेरे चैनल का स्वभाव को आप पहले समझने का प्रयास करिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं नियोजित शिक्षक हूं तो सिर्फ नियोजित की बात करता हूं या फिर विशिष्ट की बात करने लगता हूं, तो आप सोचते हैं कि मैंने दल बदल कर लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी भी ऑलरेडी नियोजित शिक्षक ही हूँ। समझ गए? इस बात को अभी तक आप जान लीजिए। एक और दूसरी बात कि मैं दल बदल नहीं करता हूँ, ये मेरे चैनल का प्रकृति है कि मैं शिक्षा जगत की खबरों को मैं बताता हूँ। ना मेरे लिए नियोजित शिक्षक हैं सिर्फ, ना मेरे लिए विशेष शिक्षक हैं। विद्यालय मेरा परिवार है और सारे शिक्षक हमारा परिवार हैं, चाहे वो प्रधान हों, विशिष्ट हों, नियोजित हों, बीपीएससी से आए हों या शिक्षा सेवक हों, सभी। तो चलिए आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा हुआ, वरीयता से जुड़ा हुआ, अनुकंपा से जुड़ा हुआ, ईपीएफ और एनपीएस का जो मुद्दे को लेकर के मैं आया हूं और यही होगा जो मैं बता रहा हूं। समझ गए? यही होने जा रहा है जो मैं बता रहा हूं। बहुत सारे शिक्षकों ने कहा कि अनुकंपा का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से ही कहेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात हो रहा है प्रमोशन का। अभी सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, सबसे पहले। समझ गए? जिन नियोजित शिक्षकों ने स्नातक कर लिया है और जिनका 8 वर्ष हो गया है, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादातर नियोजित शिक्षकों का 8 वर्ष हो गया है, तो इन सारे शिक्षकों का 2 इंक्रीजमेंट के साथ स्नातक ग्रेड में इनकी प्रोन्नति होने जा रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है, यह भी आप जान रहे हैं। पहले यही चर्चा होती थी कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। मैं कहता था, सबसे पहले मैंने ही इस बात को उठाया था। उसके बाद फिर ये बातें रंग लाने लगी और बहुत सारे शिक्षक व्यंग करते थे कि आप ऐसा बात करते हैं, नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति कैसे मिलेगी? आप अपने मन की बात करते हैं, मनगढ़ंत बात करते हैं। लेकिन वही हुआ जो मैंने कहा था। बाद में कोर्ट में भी ये डिसीजन आया, ऑफिस भी ये हुआ और अभी भी हुआ। क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षकों के नियमावली में नहीं, नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है ये। समझ गए? तो जब नियमावली में है तो आप वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकार रोक करके देगी या गा करके देगी, कोर्ट करने से और कचहरी करने से थोड़ी। वो नियमावली में था तो नियमावली में है तो मिला। इसलिए सबसे पहले नियमावली को पढ़िए कि नियोजित शिक्षकों का नियमावली क्या है। और नियमावली इतना मजबूत है ना कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। आज सब लोग गए, हम लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि नियमावली मैंने पढ़ा, देखा, जाना, समझा, उस पर विश्लेषण किया। नियमावली बहुत तगड़ा है, आपके विरुद्ध कोई भी नहीं खड़ा, कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है? तो नियोजित शिक्षकों का नियमावली को आप देखिए कितना मजबूत है।
तो इसलिए प्रमोशन जहाँ तक है नियोजित शिक्षकों का, तो सभी शिक्षकों से पहले नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। फिर मैंने बताया था कि नियोजित शिक्षक वरीय होंगे सारे शिक्षकों से। इस पर भी बहुत कम से कम 100 से ऊपर कमेंट आया था कि आप सिर्फ बरगलाते हैं लोगों को। मैं किसी भी लोगों को नहीं बरगलाता हूँ, और ना मैं किसी को कहता हूँ कि आप सक्षमता दीजिए चाहे मत दीजिए, क्योंकि सीनियरिटी एक मायने रखता है। और नियमावली पढ़िए नियोजित शिक्षकों का, नियमावली पढ़ते नहीं हैं, लाइन लाइन खाली ऐसे नज़र दौड़ाते हैं, सरासरी उस पर विश्लेषण तो करते नहीं हैं। वरीयता के मामले में आज भी नियोजित शिक्षक सबसे सुपर हैं, समझ गए, सबसे सुपर आज भी नियोजित शिक्षक है। अभी सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला है, समझ गए, मिलेगा तो फिर बात होगी, अभी तक नहीं मिला है वहाँ, ठीक है, मिलने वाला है संभवतः, लेकिन मिला नहीं है। तो वरीयता के मामले में अभी नियोजित शिक्षक है, क्योंकि देखिए पे प्रोटेक्शन अवश्य मिला है वहाँ, लेकिन उनकी नियुक्ति भी नहीं है अभी वहाँ पर। तो अभी वरीयता के मामले में नियोजित शिक्षक सबसे सुपर हैं। जैसे देखिए पहला 1 नंबर में आ जाइए, सबसे 1 नंबर में 94 बैच वाले लास्ट तक 99-94 बैच के जो शिक्षक हैं वो 1, 92-94 सबका जो पुराने जो शिक्षक हैं वो, उसके बाद 34,540 वाले 2, 3 नंबर में आ जाइए नियोजित शिक्षक, 4 में आ जाइए विशिष्ट शिक्षक, 5 में आ जाइए विद्यालय अध्यापक यानी बीपीसी से का जो शिक्षक हैं वो। हाँ, इसमें अब ऐसे जान लीजिए प्राइमरी में अगर बात हम कर लेते हैं तो 1 नंबर में विद्यालय प्रधान जो रहेंगे से, अगर 34,540 वाले भी नहीं हैं और 99 बैच के भी शिक्षक नहीं हैं तो वहाँ पर सबसे पहले रहेंगे विद्यालय प्रधान। अगर हैं तो 94 बैच 1 नंबर है ना, 2 नंबर में 34,540। तो फिर यहाँ पर अगर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो गई तो यहाँ प्रधान शिक्षक तीसरे नंबर पर रहेंगे, पद गौण रहेगा, कार्य प्रभार में रहेंगे फिर 94 बैच वाले, ठीक है। उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद फिर विद्यालय अध्यापक। अगर नहीं है, अगर ना 34,540 वाले हैं और ना कोई हैं, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, 1 नंबर या मिडिल स्कूल का 1 नंबर में रहेंगे प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक, 2 नंबर में रहेंगे नियोजित शिक्षक, तीसरा नंबर में रहेगा विशिष्ट शिक्षक और चौथा नंबर में रहेगा बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं वो। तो यही वरीयता का निर्धारण होगा। ये देख लिया है आपने। चलिए अनुकंपा का लाभ, बहुत सारे शिक्षकों ने कहा था कि अनुकंपा का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं है, तो अनुकंपा का लाभ किसी भी शिक्षक में अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक मरेगा तो उसका बेटा या बेटी शिक्षक हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है, थोड़ा जान लीजिएगा इस बात को। अब क्या होगा कि उनको विद्यालय परिचारी या विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति होगी। ये नियोजित शिक्षक में भी है, विशिष्ट शिक्षक में भी होगा, उसके बाद 94 बैच वाले शिक्षकों में भी होगा। ऐसा नहीं कि उनका बेटा या बेटी जो है वो हो जाएगा जाकर के शिक्षक, नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले योग्यता क्या होगा उसमें, जैसे मानते हैं किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को होना चाहिए पहले बीएड 1, उसके बाद सीटेट पास होना चाहिए, तब जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपको एग्ज़ाम में बैठना ही होगा, आपको कुछ छूट मिलेगा वहाँ। और ऐसे डायरेक्ट प्रमोशन से लाभ जैसे मिलना होगा तो कैसे मिलेगा, कोई भी शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले जान लीजिए कि उनको अगर इंटर किए हुए है बच्चा या बच्ची, इंटर किए हुए है तो उसे मिलेगा विद्यालय सहायक में, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तो विद्यालय सहायक में मिलेगा। और अगर मैट्रिक के हुए हैं, मानते हैं कि वाइफ को नौकरी करना है, मैट्रिक के हुए है तो उसे विद्यालय परिचारी में मिलेगी, नियुक्ति होगी। तो ये सबों में है, तो नियोजित शिक्षकों में भी है, तो कहाँ अंतर है। ऐसा नहीं कि विशिष्ट बन जाएंगे तो उनका बच्चा है जो टीचर बन जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। नियोजित शिक्षकों का भी बनेगा तो उसका भी बनेगा, लेकिन आपको बीएड करना होगा या डीएलएड करना होगा, उसके बाद सीटेट करना ही होगा, उसके बाद एग्जाम पर भी पास करना होगा, और आपको छूट मिलेगा, अनुकंपा का लाभ मिलेगा, वहाँ छूट मिलेगा आपको, जैसे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का मिलता है ना, वहाँ पर आपको छूट मिलेगा। लेकिन ये सारा जो नियम जो है उसको फॉलो करना ही होगा। अब चलिए ईपीएफ का बात है। देखिए 2014 में ही ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी हुई थी, वही के बाद फिर नियोजित शिक्षक भी उससे आच्छादित हुए, और उसके बाद भी ईपीएफ की राशि मार्च से जो है ना इसकी बढ़ोतरी हो रही है, और इसमें अब शिक्षकों के माध्यम से भी अंशदान बढ़ेगा और
गवर्नमेंट के माध्यम से भी इसमें अंशदान बढ़ना है। तो ईपीएफ की राशि में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और बात हो रहा है एनपीएस का कि एनपीएस का लाभ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ईपीएफ में बढ़ोतरी नहीं होगी तो आप याद रखिएगा, मैं डेट देता हूं आपको, कोई डेट नहीं देता होगा, मैं डेट देता हूं कि अगस्त में जो है ना एनपीएस से आच्छादित होंगे नियोजित शिक्षक। अगस्त में एनपीएस से नियोजित शिक्षक आच्छादित होंगे। तब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर फिर विशिष्ट में और नियोजित में क्या अंतर है। तो देखिए, नियोजित सभी जगह ट्रांसफर करा करके नहीं जा सकते हैं, अभी समझ गए। नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जैसे ही 1 to 5 के नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 6 to 8 में जाएंगे तो ऑलरेडी ट्रांसफर होगा। और उसके बाद ऐच्छिक ऐसा नहीं कि जिला से उस जिला में अभी जाएगा, अभी नहीं है। पहले जो इधर अभी जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, पहले इन लोगों का होगा, उसके बाद नियोजित शिक्षकों का भी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। अगर जाना चाहेंगे तो ये लोग भी जा सकते हैं। तो फिर अंतर कहाँ होगा? अंतर होगा कि नियोजित शिक्षक जिला कैडर के शिक्षक नहीं रहेंगे, एक। दूसरा अंतर होगा कि विशिष्ट शिक्षक से नियोजित शिक्षकों को एक इंक्रीजमेंट सब दिन कम मिलेगा, सब दिन, ये अंतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं नियोजित शिक्षकों की बातों को मैं रख रहा था कि नियोजित शिक्षक किन किन बातों से आच्छादित हैं और किन किन बातों से वंचित रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने तरफ से एक शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।